आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की नदियाँ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ अगर सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं तो भारत की नदियाँ से 1 से 2 प्रश्न आपका आने का चांस बन जाता है। किसी भी स्तर का एग्जाम हो, चाहे आप ग्रुप डी का कर रहे हो या यूपीएससी का कर रहे हो, आपको हर एग्जाम में ये हेल्प करेगा। हमारा जो पढ़ने का क्रम रहने वाला है वो हम पढ़ेंगे पहले नदी के प्रकार, जो महत्वपूर्ण शब्दावली होते हैं जैसे कि डेल्टा, मुहाना, ये सब क्या होता है तो शब्द भी जान लेंगे। नदी तंत्र पढ़ेंगे यानी रिवर सिस्टम, जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाता है, मतलब आप समझ पाते हो ताकि लंबे समय तक आप नहीं भूलोगे। मानचित्र को सही से देखेंगे, साथ ही जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं नदी से संबंधित उसको भी हम कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कितना फ़ायदा हुआ वो आपको खुद पता चल पाएगा। आप देख रहे हैं टायरलेस कुमार। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे ऐसे ही वीडियो मिलता रहे। हम यहाँ ऐसे ही टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाएंगे जिससे आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग है हमारा भारत की नदियाँ। इसको पढ़ने के दृष्टिकोण से हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है हिमालयन नदियाँ, नाम से ही क्लियर है, जो हिमालय क्षेत्र का रीजन है वो नदियाँ जो है उसे हम कहते हैं हिमालयन नदियाँ। मतलब अगर हम ये भारत का नक्शा देखें तो इसको हम यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऊपर वाला जो ये होता है, ऊपर वाला पार्ट, उसमें जो नदियाँ हैं उसको हम हिमालयन नदियाँ कहते हैं, जिसके अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, 3 मुख्य रिवर है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय नदी के अंतर्गत आता है जो साउथ इंडिया में जो भी रिवर है उसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ, जिसमें मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियाँ को हम पढ़ते हैं। तो इस ठीक ना, और प्रत्येक सेट में आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो भी आपका आ जाएगा। पहले देख लेते हैं सिंधु नदी तंत्र है कहाँ पे। तो आपका ये वाला रीजन जो है, अगर मैं इसको डार्क कर दूं तो ये वाला रीजन जो है ये पूरा क्या होता है, सिंधु नदी तंत्र। अभी बस रफली हम दिखा रहे हैं, आगे बहुत अच्छे से मैंने मैप का संकलन किया हुआ है। अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तो ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकलती है और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो पूरा ये आपका आ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में। क्लियर। गंगा नदी तंत्र की बात करें तो यहाँ पे बीच भारत में, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वाला रीजन जो है आपका ये होता है गंगा नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत को अगर हम मार्क करें, प्रायद्वीपीय नदियाँ को, तो आपका नीचे वाला पार्ट अगर हम जो भी कह दें वो क्या होता है, प्रायद्वीपीय नदियाँ हो जाती है। हमारा जो पहला इसमें टॉपिक है वो है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, इसकी जो महत्वपूर्ण नदियां हैं वो आपको याद रहना चाहिए। सिंधु नदी, चिनाब, रावी, झेलम, ब्यास और सतलुज। सिंधु नदी को मार्क कर लो और ये सारा नदी जो है वो उसकी सहायक नदियां हैं, जैसे कि चिनाब, रावी, झेलम, ब्यास, सतलुज। ये क्या है, सहायक नदी। सहायक नदी क्या होता है, जैसे मान लो कोई आपका रिवर है, कोई मान लो मैंने यहाँ पे रिवर बना दिया, ठीक ना। रिवर के साथ जो, जैसे मान लो ये गंगा नदी है और कोसी नदी यहाँ से बहती हुई इसमें आके जुड़ गई, ठीक ना, तो गंगा नदी की ये क्या हो गई, सहायक नदी हुई। जैसे कि यमुना नदी ऐसे आके जुड़ गई, तो ये क्या हुआ, यमुना नदी क्या हुआ, गंगा की सहायक नदियाँ हो गई, ठीक ना। तो मेन नदी, मुख्य नदी से जो नदियाँ आकर जुड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं। और दूसरा एक ट्रिब्यूटरी टाइप का शब्द सुनते होगे, वो क्या होता है कि एक होता है सहायक नदी जो नदी में पानी ला के देता है, दूसरा होता है जो पानी उसमें से निकाल देता है, ठीक ना। तो हालांकि इस दोनों को मुख्य टर्म में सहायक नदी ही कहा जाता है। ये आई थिंक आपका क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं सिंधु नदी तंत्र पर। तो पहले हम बनाते हैं इसमें सिंधु नदी कहाँ से कहाँ तक चलता है। तो ये आपको दिख रहा होगा एक इमेज, ये है मानसरोवर लेक, मानसरोवर। यहाँ से अगर आप ऐसे इसको टर्न मूव करो, यहाँ से ये घुसती है और श्रीनगर, ये पाक बलूचिस्तान का जो एरिया है, वहाँ से होते हुए ये फिर पाकिस्तान होते हुए अरेबियन सागर में गिर जाती है। ये जो है सिंधु नदी है मुख्य रूप से। ये कौन सी नदी हो गई, सिंधु नदी हो गई। इसमें फिर एक और नदी है, जैसे इसको आपको समझना होगा। एक तो ये सिंधु नदी हो गया जो डायरेक्ट मानसरोवर से निकलती है और अरेबियन सागर में गिरती है। एक नदी और है सतलुज नदी, हालांकि ये नदी सबसे नीचे है, मतलब अगर आप इसको मार्क करोगे तो ऐसे उत्तराखंड में ये प्रवेश करते हुए ऐसे करके फिर ये ऐसे होते हुए पाकिस्तान में जाती है और ये फिर जो है यहाँ पे थोड़ा हल्का सा टर्न करके पाकिस्तान में ही ये मिलती है सिंधु नदी में।
तो एक प्रश्न डायरेक्ट आता है कि कौन सी दो नदियां हैं सिंधु नदी तंत्र में जो भारत से नहीं निकलती है। तो आपका एक तो सिंधु नदी हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, सतलज। ये बाहर से निकलता है और फिर सतलज में ही मिलता है। और साथ ही सिंधु नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी अगर पूछे वो भी क्या हो जाएगा, आपका सतलज नदी ही होगा। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा हो जाता है, सतलज नदी। और कुछ मार्क कर लेते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे जो है ये एक हल्का सा आपका यहाँ पे ब्यास नदी निकलता है, इसको थोड़ा मार्क कर दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, ब्यास नदी हो जाएगा। सबसे चलो एक यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा ऐसा टर्म होता है, पेन थोड़ा चेंज कर ले, ये आपका ऐसा थोड़ा टर्म होता है और फिर ऐसे होते हुए ये जो आपका रिवर है ये है झेलम, सबसे ऊपर झेलम नदी है। अभी हम बस नाम नहीं लिख रहे ताकि आपको याद हो सके। सबसे ऊपर कौन सा नदी है, झेलम नदी है। इसको अगर आप ऐसे यहाँ से टर्न कर दो, ये ऐसे, ये आपका थोड़ा इसे आगे तक आएगा। ये जो है आपका चिनाब नदी है। ऊपर क्या हुआ, झेलम, फिर उसके बाद क्या हुआ, चिनाब हुआ। इसके बाद इसके नीचे से हल्का सा ऐसे करके ये कौन सा नदी है, रावी नदी हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 6 नदियाँ होती है। सबसे ऊपर कौन सा हो गया, सिंधु नदी। सबसे ऊपर क्या हो गया, सिंधु नदी। उसके बाद झेलम, फिर उसके नीचे चिनाब, उसके नीचे रावी, ये छोटा सा ब्यास और सबसे नीचे सतलुज। ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आपको ये सही क्रम में याद करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिया है अच्छे से, ऊपर से एक बार याद कर लो, आंख बंद करके बोलो, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। आपको ये पीसीएस में डायरेक्ट बोलेगा अरेंज कीजिए उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो आपको ये याद होना चाहिए। अब बात करें सिंधु नदी का उद्गम स्थल। उद्गम स्थल कहाँ से है, तिब्बत मानसरोवर झील। अगर हम इस कंट्री को यहाँ पे करें तो ये जो बड़ा पार्ट है आपका, ये पाकिस्तान हो जाता है और इसके ऊपर इस साइड जो है ये क्या है, चीन है, तिब्बत का है, ठीक ना। तो ये कहाँ से निकलता है, तिब्बत के मानसरोवर से निकलता है, याद रखना चाहिए। तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है और मुहाना, जिसको हम मुख कहते हैं, तो ये कहाँ है, अरब सागर में ये गिरती है। एक चीज और, नदी का मुख किसे कहा जाता है, डायरेक्ट प्रश्न आएगा, मुख किसे कहते हैं। तो जहाँ पे नदियाँ गिरती है, समुद्र से मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, मुहाना या मुख कहते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र जो है, सिंधु नदी जो है वो कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। साथ ही इसकी सहायक नदी की अगर बात करें तो मैंने बता दिया है कि सहायक नदी क्या होता है, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। आपको इसी टर्म में याद रहना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि सिंधु नदी जो है कितने देशों से होकर गुजरती है। ये यहाँ पे 3 देश से गुजरता है। एक तो पहले कि ये चीन से निकलता है, मानसरोवर तिब्बत से, फिर वो भारत में प्रवेश करता है और उसके बाद वो पाकिस्तान में जाते हुए अरब सागर में गिर जाता है। तो वो तीनों देश आपको याद रहना चाहिए। सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करता है। अब ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग टेरिटरी है, तो आपको लद्दाख याद करना पड़ेगा। फिर यहाँ से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। अगर बात करें सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ जो है वो तिब्बत से आती है। मैंने पहले भी जिक्र किया कि 2 नदी यहाँ पे, एक तो सिंधु नदी और ये आपका जो सतलुज है, ये दोनों क्या होता है, तिब्बत से आता है, ठीक ना। सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह शहर स्थित है। सिंधु नदी के दाएं तट पर इस साइड जो है लेह शहर स्थित है। तो आई थिंक सिंधु नदी तंत्र में इस पेज में हमने जो पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब हम बात करते हैं सिंधु नदी का। जब भी हम जिक्र करते हैं तो वहाँ पे आता है इंडस रिवर ट्रीटी, यानी 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत क्या सब हुआ था इसको समझिए। भारत पाकिस्तान अलग हो गया था, ये सबको पता है, और इस क्षेत्र में पाकिस्तान के पास कोई मेन नदी नहीं है, जो भी नदी है वो भारत से होकर जाती है। तो पानी का विवाद होना फिक्स था। तो 1960 में उस टाइम में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के उस टाइम के राष्ट्रपति आयूब खान थे। वो दोनों 1960 में यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र के मतलब अध्यक्षता में या उनकी उपस्थिति में सिंधु जल समझौता हुआ। इसके बारे में आप हमेशा कंट्रोवर्सी सुनते होंगे कि ये भारत के पक्ष में नहीं था, या जो भी हो आप सुनते होंगे। तो ये कब हुआ था, 1960 में। इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि
जैसे 6 नदियां हैं, इसमें से 3 नीचे वाला नदी, ठीक ना, भारत के पक्ष में, और 3 ऊपर वाला नदी, जैसे कि सिंधु, झेलम, चिनाब, ये तीनों ऊपर वाला नदी, सिंधु, झेलम, चिनाब, ऊपर वाला नदी, ठीक ना, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला नदी 3 जो है वो पाकिस्तान के पक्ष में, और भारत के पक्ष में रावी, ब्यास और सतलुज आया था। इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि जिसके पक्ष में जो आया था उसका वो 80% यूज कर सकता था। जैसे कि सिंधु, झेलम, चिनाब का 80% पानी जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा, और 20% पानी जो है वो अपना इंडिया यूज करेगा। वहीं अगर रावी, ब्यास, सतलुज की बात करें तो इसमें से 80% जो है वो भारत यूज करेगा, और 20% पानी जो है वो इंडिया यूज करेगा। एक बार इसको रिपीट कर लो, ऊपर से सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। अब कुछ और फैक्ट जो है सिंधु नदी तंत्र के बारे में जान लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें सिंधु नदी और गंगा नदी का तुलना करें तो लंबाई में सिंधु नदी जो है वो काफ़ी बड़ी है। अगर उसकी आप लंबाई देखो तो वो है 2880 किलोमीटर। वहीं अगर आप ये देखते होगे गंगा नदी की लंबाई तो वो है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। तो सिंधु नदी बड़ा है, लेकिन भारत में जो उसका एरिया है वो कम है। तो इसीलिए अगर प्रश्न ये आता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होता है, गंगा नदी। ओके, साथ ही यहाँ पे जो चिनाब नदी है, ये वाला पार्ट चिनाब नदी, हिमाचल प्रदेश का ये जगह है, यहाँ से ये उद्गम होता है बाड़ालाचा दर्रा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न आता है कि बाड़ालाचा दर्रा कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है। और ये चिनाब नदी वहीं से निकलती है, और इसका जो मुहाना है वो फाइनली कहाँ पे मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। तो मुहाना याद रखना है, सिंधु नदी। हिमाचल प्रदेश के चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से कहाँ जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश में। साथ ही चिनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखना, भारत में। क्योंकि अगर आप चिनाब का लंबाई पढ़ो तो यह है 960 किलोमीटर के आसपास। वही अगर सतलुज की लंबाई पढ़ो तो वो होता है 1400 समथिंग। तो सतलुज जो है यहाँ पे सबसे बड़ी हो जाती है। लेकिन आपसे जो प्रश्न आएगा कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, या फिर अगर आप डायरेक्ट नेट पे भी देखो तो वहाँ पे क्या होता है, चिनाब नदी आपको टिक करना होता है। सतलज नदी के बारे में एक और फैक्ट होता है, पूछा जाता है कि ये जो जगह है, मानसरोवर झील तो ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में मिलेगा, पर एक आता है राक्षस ताल। राक्षस ताल ये क्या होता है, तो जो ये पॉइंट है ना जहाँ से सतलुज नदी निकलती है वो है राक्षस ताल। तो डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि सतलुज का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप राक्षस ताल पे टिक करना। और जहाँ पे सतलज नदी ब्यास नदी के साथ मिलती है, ये वाला पॉइंट, ये कहलाता है हड़ीके। ये क्या कहलाता है, हड़ीके, सॉरी, हड़ीके वाला पार्ट को याद रखिएगा इसको। और यहाँ से सबसे बड़ा जो इंदिरा गांधी नहर है निकलती है। आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी नहर जो है वो भारत का सबसे बड़ा नहर है, और उसमें पानी का स्रोत कौन सा है, तो सतलज नदी से पानी आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इंदिरा गांधी जो नहर है उसमें पानी कहाँ से आता है, सतलज नदी। किसी किसी एग्जाम में आपको 2 नदी ऑप्शन चुनने को रहेगा, तो वहाँ पे आप ब्यास नदी को भी टिक कर सकते हो, क्योंकि ब्यास और सतलुज का जो मीटिंग पॉइंट है हड़ीके, वहाँ से ये निकलती है। साथ ही ये जो इंदिरा गांधी नहर है उससे सबसे अधिक पानी किस राज्य को मिलता है, या सबसे अधिक मतलब फायदा किसको पहुंचता है, तो वो आपका होता है राजस्थान, क्योंकि यहाँ पे ये 470 किलोमीटर है, 470 किलोमीटर है। ओके, तो ये राजस्थान आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सिंधु नदी तंत्र में आपको इतना ही पढ़ना था। इतना अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब आते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पे। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में मेन नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र है। यहाँ पे एक चीज़ आपको और जान लेना चाहिए कि यहाँ पे जो ये छोटा सा नदी है ना, जहाँ पे ये सिंधु नदी में मिलती है, यहाँ पे 5 नदियाँ आके मिलती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पंच नदी। पंच नदी डायरेक्ट प्रश्न आ जाएगा कि पंच नदी किसकी सहायक नदी है, तो वो भी सिंधु की ही है। ये काफ़ी छोटा सा एरिया होता है और ये 5 नदी मिलती है, इसीलिए इसको हम पंच नदी कहते हैं। याद रख लेना, ये कभी कभी पूछ लेता है। अब ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से ही निकलती है। और ये नदियाँ हमारे देश में नहीं निकलती है, ये हिमालय को लांघ कर, मतलब हिमालय के उस साइड से आती है।
तो पहले इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले आप इसको नेपाल को मिला देते हैं हम। ये वाला पार्ट जो है थोड़ा, ये वाला पार्ट जो है ये होता है नेपाल, और इससे इधर जो है वो होता है चीन का पार्ट। तो यहाँ से निकलता है ये मानसरोवर आपका, ये हुआ यहाँ से निकलते हुए थोड़ा इस साइड से ऐसे आते हुए अरुणाचल प्रदेश में, ऐसे यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से ये एंट्री होता है और ऐसे ये असम में होते हुए ऐसे करके ये पूरा असम को कवर करते हुए यहाँ से मेघालय के थोड़ा साइड से ये पश्चिम बंगाल में आता है, और सीधा यहाँ से ऐसे आते हुए आपका जो बांग्लादेश, ये बंगाल की खाड़ी है, उसमें आके मिल जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ से निकलता है? मानसरोवर से निकलता है। यहाँ पे लिखे हुए हैं हम कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलता है। ये भी नदी जो है 3 देश के साथ, जैसे कि इधर तो हो गया चीन आपका, फिर भारत में एंट्री हुआ, और उसके बाद ये क्या हुआ, बांग्लादेश में, ठीक ना, वहाँ के साथ ही आते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगर पूछे ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितनी है, तो 2900 है। तीनों नदी तंत्र का आपका जो वो मेन नदी है उसका लंबाई याद रखना पड़ेगा। ब्रह्मपुत्र का कितना हो गया 2900, सिंधु नदी का कितना था 2880, और गंगा नदी का कितना है 2525। ओके, तो लेकिन ये भारत में इसकी लंबाई कितनी है 916 किलोमीटर, 916 किलोमीटर इसकी जो चौड़ाई है। इसके कारण इसको ब्रह्मपुत्र को भारत की सबसे चौड़ी नदी कहा जाता है। इसके बारे में और कुछ अगर बात करें, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो इस डायग्राम से हम समझते हैं। ये आपका पूरा जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, इधर फिर ये नीचे बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो इंडिया में जो है उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें, लेफ्ट साइड में 4 ही नहीं है, बहुत सारा रिवर है, पर जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो आपको हम दिखा रहे हैं, और इधर राइट साइड में, ठीक ना, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख लिया है, ये आपका होगा राइट, ये होगा राइट, और इस साइड क्या होगा, लेफ्ट होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे निकलती है पहले दिबांग, सबसे ऊपर जो है, जब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एंट्री होता है वहाँ पे आपका दिबांग सबसे ऊपर, सबसे पहले जो है अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, दिबांग, ठीक ना। ये थोड़ा बहुत असम को भी टच करता है। लोहित, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, दिबांग और लोहित, ये जो आपको मैप दिख रहा है यहाँ पे, तो ये जो है नदी द्वीप बनाता है यहाँ पे, दिबांग और लोहित पे। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ये दिबांग और लोहित नदी ही बनाता है, जिसका नाम क्या है, माजुली। माजुली ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये बनाता है। फिर आपका धनसिरी नदी है इसकी सहायक नदी, मोपीली नदी है, सॉरी कोपिली नदी, सुबनसिरी नदी यहाँ पे मिलती है, मानस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, असम का मानस, संकोस, और फिर तीस्ता। ये कुछ इस टाइप में जो ब्रह्मपुत्र नदी से है आकर मिलती है। अब नदी का जो नाम है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, जो कि आपसे कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो तिब्बत में इसको हम कहते हैं सांगपो नदी, यारलुंग सांगपो, सांगपो नदी जहाँ से निकलती है वहाँ पे क्या कहते हैं, सांगपो। प्रश्न ये भी आएगा कि चीन में इसको क्या कहते हैं, तो सांगपो ही कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जब यहाँ पे एंट्री लेती है तब उसको हम कहते हैं दिहांग। असम में इसको ब्रह्मपुत्र नाम दिया गया, और बांग्लादेश में जब ये वहाँ से एंट्री करती है तो इसको हम जमुना कहते हैं, जमुना, यमुना नहीं, यमुना पढ़ेंगे जब हम गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे यहाँ पे। तो हमारा जो यमुना है वो गंगा की सबसे सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। अभी हम पढ़ रहे हैं जमुना, ये बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। ये नदी तंत्र आपने पढ़ लिया, और यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली जो है वो कहाँ पे है, आपका असम में है, इसको थोड़ा आप याद रखिएगा। तो आपका ये पूरा ब्रह्मपुत्र नदी भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपका स्वमूल्यांकन है, देखते हैं आप इसमें कितना सही कर पाते हो। यहाँ हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, मतलब सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। तो ये यूपीपीसीएस का पूछा गया प्रश्न है। ये निकलती है मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से। रिपीट करता हूँ, यहाँ पे एक राकस ताल जो दिया गया है, इससे हमने कौन सा कहा था, सतलुज नदी निकलती है, सतलुज। बारालाचा से कौन सा था, झेलम था, झेलम, माफ कीजिएगा, बारालाचा दर्रा जो किससे था, चिनाब से चिनाब नदी से निकलता था। तो अभी हमारा प्रश्न क्या था, सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील। आगे प्रश्न है, तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है। रिपीटेड प्रश्न है, तिब्बत के मानसरोवर से कौन सी नदी निकलती है।
तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखो, बड़ा अजीब टाइप का है। सिंधु भी दिया है, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि राकस ताल लेक जो है वो भी मानसरोवर झील के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, सारा हो जाएगा। ये एमपीपीसीएस 2016 का प्रश्न है। सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है? तो ऊपर का 3 नदी जो हम पढ़े हैं वो पाकिस्तान के द्वारा शासित है। उससे पहले सिंधु नदी जल समझौता जो है वो कब हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंतर्गत कौन सा आया था, तो सिंधु, चिनाब, झेलम। तो सिंधु, चिनाब, झेलम ये सब आ गया था पाकिस्तान के अंतर्गत। तो रावी जो है वो भारत के अंतर्गत था। तो ये आपका पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाएगा। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैंने कहा था देखो, चिनाब का जो लंबाई है वो आपका 900 समथिंग किलोमीटर है। वही अगर आप बात करो सतलुज का तो वो 1400 समथिंग था, लेकिन आपके आंसर में संभवतः चिनाब ही रहता है, ठीक ना। सतलुज आपके ऑप्शन में नहीं रहेगा, चिनाब पे ही आपको टिक करना है, क्योंकि नेट पे भी दिया गया है चिनाब ही, तो आपको इस पे ही टिक करना है, ठीक ना। अधिक दिमाग नहीं लगाना इसके लेकर, चिनाब नदी पे आप टिक करना। मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? मानस जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और ये असम के आसपास से निकला था, असम में है मानस, और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो हमने पढ़ा था कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में हम क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं, और इसको असम में हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। वही अगर इसकी बात करें कि बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम जमुना कहते हैं। रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? रावी नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा। रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? रोहतांग दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? मतलब मेनली ये प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को उस टाइम में वहाँ पे क्या होता है, उसको हम कहते हैं दिहांग कहा जाता है। दिहांग, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही होगा, दिहांग। लोहित क्या है, उसकी सहायक नदियां हैं, पढ़े हुए थे, जो कि माजुली द्वीप बनाता है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, दिहांग हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी किस नदी को कहते हैं? तो हमने पढ़ा हुआ था कि चंद्रभागा नदी किस नदी का उपनाम था, तो चिनाब नदी का। चिनाब का ही उपनाम क्या था, चंद्रभागा नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ये ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखना ही भूल गया, यानी तो इंग्लिश में लिखा होगा वो आया नहीं। क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक ना, ये होगा। ब्रह्मपुत्र क्या है, माजुली नदी द्वीप जो बनता है वो ब्रह्मपुत्र नदी पे ही बनता है, लोहित और दिहांग वो मिला के। लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है? लाहौर, काफी अच्छा प्रश्न है। लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है? ये हो जाएगा रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इसमें से ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, वो और इसके बाद एक और पार्ट 3 आएगा नदी सिस्टम, इसमें हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियां, यानी जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो हम पढ़ेंगे तीसरे पार्ट। यहाँ तक आपको सारी तो जैसा हम पहले पढ़े थे इसके रिगार्डिंग जो भी प्रश्न आया वैसे ही पढ़ेंगे। पहले जो इसका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है कहाँ पे ये कहीं कोई दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि हम आपको ये प्रत्येक एग्जाम में साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे। लास्ट में हमने पूछे कुछ दिनों के बाद मिल पाएगा एग्जाम में, कम से कम उसको भी संग्रह 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए अच्छे से आप, उसके बाद हम पीडीएफ जरूर देंगे आप लोगों को। तो वीडियो को पूरा देखिएगा आप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज आपका स्टडी कंप्लीट हो जाए, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। तो चलिए हम शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र। अगर यहाँ पे आप इस इमेज को ध्यान से देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो इंडिया का मानचित्र है, जिसमें ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, सिंधु नदी का तंत्र जो था ये पूरा था। यहाँ पे था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये दोनों हमने पूरा कर लिया है। ये जो बड़ा सा रीजन आपको दिख रहा है ये है गंगा बेसिन कहते हैं, मतलब ये जो पूरा गंगा नदी का तंत्र है, सिस्टम जो है,
इस पूरे को मिलाकर, यानी गंगा की जो सहायक नदियां हैं, इस सबको पूरा मिलाकर हम क्या कहते हैं, गंगा बेसिन कहते हैं। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका भारत का मानचित्र है, जिसमें गंगा नदी जो है वो टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए लीजिए, यहाँ पे क्या होता है, उत्तराखंड से इन करती है गंगा, उत्तर प्रदेश, फिर ये बिहार में आता है, और फिर यहाँ पे थोड़ा झारखंड, वेस्ट बंगाल, और फिर यहाँ होते होते ये बांग्लादेश में नीचे गिर जाता है बे ऑफ बंगाल में। टोटल कितना स्टेट हो गया, 5 स्टेट हो गया। कौन कौन सा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। आपको स्टेट जो है ऐसे ही उत्तर से दक्षिण की तरफ या पश्चिम से पूरब की तरफ आपको सही से याद करना है। असेंडिंग ऑर्डर में पूछ देगा, आपको कहेगा लगाने के लिए। दूसरा क्या होता है, हमने ब्रह्मपुत्र नदी में पढ़ा था कि मानसरोवर से ये निकलती थी, चीन तिब्बत होते हुए ऐसे आती थी, अरुणाचल प्रदेश असम होते हुए इंडिया में इन करता था, और बांग्लादेश से होते हुए गंगा नदी में मिल जाता था, और ये भी बे ऑफ बंगाल में गिर जाता था। तो ये यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसका जिक्र जो है वो किया जाएगा इस वीडियो में। चलिए अब शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र। तो गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 2525 किलोमीटर। यही अगर हम ब्रह्मपुत्र की लंबाई की बात करें तो वो कितना था, 2880 किलोमीटर। कहीं कहीं इसको 2900 भी लिखा रहता है, तो घबराइएगा नहीं, अगर 2900 भी है तो वो भी आप उसको सही कर सकते हैं, ठीक ना। और अगर हम बात करें सिंधु नदी जो हमने पढ़ा था, वो काफ़ी लंबी नदी थी, उसकी जो लंबाई है 3180 किलोमीटर है ओवरऑल की बात करें। लेकिन भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी, 2525 किलोमीटर। गंगा नदी 2 देशों से होकर गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश, जैसा कि आप मैप में देखें कि नीचे यहाँ पे क्या था, बांग्लादेश था, उसमें भी वो क्या करती है, प्रवेश करती है। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कि पहले कौन था, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ये आपको एक लाइन से याद करना है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इसलिए मैंने मैप में दिखाया ताकि आप उसको लंबे समय तक याद कर पाओ। गंगा की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि गंगा जो है वो स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। मतलब इसमें बैक्टीरियोफेज वायरस होता है। बैक्टीरियोफेज वायरस का मतलब ये होता है कि वो उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया को वो खत्म कर देता है, ठीक ना। जो भी हानिकारक बैक्टीरिया होगा उसको वो क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप कई बार सुनते होंगे कि गंगा नदी में नहाने के बाद किन्हीं का जो चर्म रोग से कोई भी डिजीज था वो ठीक हो गया। मतलब ढेर सारी बीमारी क्या होती है, ठीक हो जाती है, जिसका मेन रीज़न क्या होता है, ये क्या है, बैक्टीरियोफेज रिवर है, मतलब ये स्वतः स्वच्छ नदी है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, 2008 में। और साथ ही हमारा नेशनल रिवर कौन सा है, तो वो है गंगा। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। हमारा जो एक्वेटिक एनिमल है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, जलीय जीव को इंग्लिश में हम कहते हैं एक्वेटिक, तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा हो जाता है, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन। आगे है हमारा गंगा नदी का उद्गम स्थल। तो इसको लेके आप लोग बचपन में पढ़े, अब हम पढ़ेंगे गंगा नदी का उद्गम स्थल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि गंगा जो है उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी से निकलती है, और साथ ही गंगा नदी को भागीरथी नदी भी कहा जाता है। पर ये अगर आप पढ़ते हो तो ये आपका कंसेप्ट गलत कर देगा, एग्जाम में गलत नंबर ले आएगा। गंगोत्री जो हिमानी है वहाँ से भागीरथी निकलती है, और सतोपंत हिमानी जो है वहाँ से अलकनंदा निकलती है, और ये दोनों प्रयागराज में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे कि भागीरथी, यहाँ पे जो नदी है भागीरथी नदी, ये गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री हिमानी से। अलकनंदा नदी जो है वो सतोपंत हिमानी से निकलती है, और यहाँ ये जो संगम हो रहा है यहाँ से क्या होता है, गंगा नदी निकलती है। आगे हमारा जो टर्म दिया गया है कि जो देवप्रयाग है मेनली, और गंगोत्री नदी और सतोपंत हिमानी, इसमें कुछ जो सहायक नदियां हैं
उसका भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सहायक नदी से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हम इसकी सहायक नदियाँ पढ़ेंगे, जो कि प्रश्न जो आपका आएगा वो डायरेक्ट आएगा, विष्णु प्रयाग किन दो नदियों के संगम पर है? नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, इस सब के संगम का नाम पूछा जाएगा। साथ ही एक प्रश्न और, ये जो अलकनंदा है, बद्रीनाथ मंदिर एक है, बद्रीनाथ मंदिर, ये किस नदी के तट पर है? अलकनंदा नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बद्रीनाथ मंदिर जो है किस नदी के तट पर है? अलकनंदा नदी के तट पर। अब पढ़ते हैं सतोपंथ हिमानी से जो अलकनंदा निकली है उसकी सहायक नदियाँ। यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से लिखा है देव प्रयाग, देव प्रयाग। ये जो है अलकनंदा और भागीरथी का जो मीटिंग पॉइंट है, वहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी ये जो मिलती है वो क्या होता है? देव प्रयाग। ये हमने स्टार्टिंग में जो पढ़ा था पिछले स्लाइड में, ये क्या है? देव प्रयाग का निर्माण करती है। विष्णु प्रयाग, ये ऊपर वाला विष्णु प्रयाग, यहाँ पे क्या है? ये वाला पार्ट अलकनंदा है और यहाँ पे धौली गंगा मिलती है। अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है, वो निर्माण करता है विष्णु प्रयाग का। नंद प्रयाग, तो अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा और नंदाकिनी। कर्ण प्रयाग पे अलकनंदा और पिंडार नदी, अलकनंदा और पिंडार नदी करती है कर्ण प्रयाग का निर्माण। वही मंदाकिनी और जो अलकनंदा है वो करती है रुद्र प्रयाग का निर्माण। याद रखिएगा, मंदाकिनी नदी के तट पर क्या है? केदारनाथ है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक दृष्टिकोण से, मतलब एक को आप सही क्रम में, आरोही क्रम में भी याद कर लेना कि जो अलकनंदा है उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार नदी और मंदाकिनी। सबसे ऊपर है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, और सबसे जो मिक्स पॉइंट है जहाँ से गंगा निकलती है वो क्या होता है? देव प्रयाग। साथ ही अगर आप इसको कुछ ट्रिक से याद करना चाहो तो यहाँ पे नंदाकिनी जैसे है, तो नाम से क्लियर है, नंदाकिनी है तो ये अलकनंदा एक मेन नदी है, तो ये नंद प्रयाग है। वही जैसे देखो गंगा नदी जो निकली है, तो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था कि भगवान विष्णु के चरण के धूल से गंगा नदी निकली, और फिर जब वो धरती पे आया तो उसका स्पीड क्या था? काफ़ी अधिक था। तब भगवान शिव ने उसे क्या किया था कि अपने जटा में ले लिया था और उसको, उसका गति जो था मंद कर दिया। क्लियर? अगर आपको ये कहानी याद हो गया तो आप आसानी से कर सकते हो कि भगवान विष्णु के धूल से निकला था, धूल से, तो धौली गंगा अलकनंदा से मिली तो क्या बना? विष्णु प्रयाग। वही केदारनाथ, शिव भगवान को हम क्या कहते हैं? शंकर भगवान को केदारनाथ। शंकर भगवान ने क्या किया? केदारनाथ से उसको मंद कर दिया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मंदाकिनी। और शंकर भगवान को ही हम क्या कहते हैं? रुद्र, तो इसीलिए रुद्र प्रयाग में मिलती है। एक आपको याद कर लेना है, कर प्रयाग पिंडार नदी पर है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिंदू रीति रिवाज या हिंदू धर्म के दृष्टिकोण से। पांचों प्रयाग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं। एक बार रिपीट करना हो तो रिपीट कर लो। एक तरफ तो सारे अलकनंदा ही है, देव प्रयाग भागीरथी, विष्णु प्रयाग धौली गंगा, नंद प्रयाग नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग पिंडार नदी और रुद्र प्रयाग मंदाकिनी। आगे आते हैं जो गंगा का मेन सिस्टम है, सबसे आपको समझना इसी को है। इसको देख के आप लोग घबराइएगा नहीं, काफ़ी सरल तरीके से हम इसको समझेंगे। और जब एक बार आप इसको देख लो तो कोशिश करना अपने कॉपी पे एक बार ड्रॉ करने का, जिससे क्या होगा आप इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो हम इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ तक जो देवप्रयाग गंगा है, उत्तराखंड वाला पार्ट, ये हमने पूरा पढ़ लिया है। अभी हम इसे आगे कवर करते हैं। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वो क्या है? हरिद्वार। हरिद्वार इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे गंगा जो है मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इससे पहले जो ऊपर हमने पढ़ा है कि वो क्या है? पहाड़ी क्षेत्र में मतलब आ रही थी, पहाड़ी क्षेत्र से आ रही थी, और इसका जो तेज धार है वो काफ़ी तीव्र है, तो लोग इधर स्नान नहीं करते, वहाँ पे मतलब बहुत कम ये होता है। हरिद्वार हम लोग कई बार जाते भी हैं, जो भी हिंदू धर्म से हैं कई बार जाते हैं। तो ये हरिद्वार यहाँ पे क्या होता है? मैदानी भाग में प्रवेश करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद अगर आप थोड़ा आगे आओ, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे आपका उत्तराखंड जो है ख़त्म हो जाता है। ये जो मैंने बाउंड्री अभी बनाया, इससे इधर क्या है? उत्तराखंड है, इससे इधर क्या है? उत्तराखंड है, और ये इधर थोड़ा टेढ़ा करके है। तो ये जो राम गंगा यहाँ से आती है, राम गंगा, ये उत्तराखंड से आती है, लेकिन गंगा में कन्नौज में मिलती है। कन्नौज कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। ये आपको क्षेत्र भी थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि हरिद्वार कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। वहीं कन्नौज, प्रयागराज, ये सब कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। राम गंगा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। राम गंगा नदी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गंगा नदी का पश्चिमी तरफ से सबसे पहला सहायक नदी है।
यानी गंगा जो निकलती है तो सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा, जो कि कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है और कन्नौज में उत्तर प्रदेश में मुख्य गंगा से वो मिल जाती है। इसके बाद जो हमने अगला पॉइंट लिया है वो लिया है प्रयागराज। प्रयागराज आपका ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का संगम है। पर आपको इसमें सरस्वती नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो जो है विलुप्त हो चुका है। पर आपको याद रखना है कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। साथ ही ये कहाँ पे है? इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज हो गया और ये उत्तर प्रदेश में है। इसकी जो सबसे लंबी यानी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी, यही यहाँ पे आके मिलती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी अगर पूछे तो भी यमुना ही होता है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है 1380 किलोमीटर के आसपास है, जो कि सबसे लंबी। अगर आप बात करो सतलुज चेनाब सबसे, तो उससे ये छोटी है पर भारत की सबसे बड़ी है। तो आपसे अगर प्रश्न आएगा कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना है। आपको ये लंबाई याद करने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। यमुना नदी की अगर हम बात करें, थोड़ा उसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि सहायक नदियों से भी प्रश्न आता है, डिफिकल्ट करना होता है तो आपको सहायक नदी से प्रश्न आता है। तो यमुना निकलता है यमुनोत्री हिमानी से। नाम याद करना काफ़ी आसान है। जैसे कि हमने ऊपर क्या पढ़ा था, गंगोत्री हिमानी से भैगरथी निकला हुआ था, सतोपंथ हिमानी से क्या निकला था? अलकनंदा निकला था। वैसे ही यमुनोत्री हिमानी से कौन सा नदी निकला? यमुना नदी निकला, जिसे हम वहाँ पे क्या कहते हैं? कालंदी रिवर भी कहते हैं, कालंदी नदी भी कहते हैं। तो डायरेक्ट प्रश्न आता है कि यमुना नदी का दूसरा नाम क्या है, या कालंदी नदी किस नदी को कहा जाता है? तो यमुना नदी को कहा जाता है। ये पूरा एरिया जो है मध्य प्रदेश का आता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो इंदौर, ये सारा मध्य प्रदेश का ही है, ठीक है ना। चंबल, बेतवा, केन, ये सारी नदियाँ मध्य प्रदेश से ही निकलती है और ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो चंबल नदी इंदौर से निकलती है, बेतवा नदी जो है वो विंध्य पर्वत से निकलती है, और केन जो है वो कैमूर पहाड़ी से निकलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैमूर पहाड़ी वाला प्रश्न कई बार आ चुका है। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और ये केन नदी जो है यहीं से निकलकर यमुना नदी में प्रवेश करती है, यानी यमुना की ये सब क्या हुई? सहायक नदियाँ हुई। अच्छा, एक चीज़ और बात, जैसे गंगा नदी है या कोई भी नदी है, इसमें आपको दायां और बायां पढ़ने में कन्फ्यूज़न होता है। तो एक चीज़ आप समझिएगा, जैसे ये नदी है, गंगा नदी हमारा है, तो ये निकली यहाँ से प्रयागराज या गंगा से जहाँ से निकली, ठीक ना, ये निकल के जा रही है आपका, और ये बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। तो जहाँ गिरती है वो क्या होता है? इसका मुख होता है, ठीक ना। तो अगर आप इस डायरेक्शन में मुख कर दो तो आपका दायां और बायां कौन सा होगा? तो जाहिर सी बात है, इस साइड आपका क्या होगा? दायां होगा, और ऊपर वाले पार्ट क्या हो गया? बायां हो गया। तो ऊपर वाला यहाँ पे क्या हो गया? बायां हुआ, और नीचे वाला पार्ट क्या हो गया? आपका दायां हुआ। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि नदी टेढ़ा है। अगर वैसे आप सोचिएगा तो आपको ये लगेगा दायां और ये लगेगा बायां, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना। इसलिए मैंने ये मुख वाला लॉजिक जो आपको समझा दिया, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न आएगा कि इन निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ गंगा नदी की दाईं ओर से सहायक नदी है? तो दाईं ओर से सहायक नदी में कौन कौन सा है आपका? यमुना, सोन, बस ये दोनों जो है गंगा की सहायक नदियां हैं दाईं ओर से। वही बाईं ओर से अधिक है, महानंदा से निकल रही है, कोसी, गंडक, घाघरा, ढेर सारी नदियां जो है, गोमती, ये सब क्या है? बाईं ओर से गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। चलिए, हमने अभी तक प्रयागराज तक पढ़ लिया था, जो कि उत्तर प्रदेश में हम इंटर कर गए हैं। अब हम पढ़ते हैं गाजीपुर, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। ये पीलीभीत उत्तर प्रदेश में जो है फुलहर झील से निकलती है गोमती नदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है वो किस नदी के तट पर है? तो वो है गोमती नदी के तट पर। लखनऊ जो है वो किस नदी के तट पर है? गोमती नदी के तट पर है। और साथ ही एक फैक्ट और इसका इम्पोर्टेंट है कि जो गंगा की सहायक नदियां हैं बाईं साइड से, वो सारी नदियां जो है पहाड़ी से निकलती है, लेकिन गोमती जो है वो एक मैदानी क्षेत्र से निकल के प्रवेश करती है। तो इस दृष्टिकोण से भी ये नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोमती नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है? गाजीपुर में, गाजीपुर। अब इसके आगे जो है उत्तर प्रदेश कंप्लीट हो जाता है, यहाँ से आपका बिहार स्टार्ट होता है। और ऊपर जो है जो भी नदी है, काली, कर्नाली, गंडक, कोसी, ये सब क्या है? नेपाल की नदियाँ हैं। तो आपको यहाँ पे नेपाल मार्क कर दो। ये सब नदियाँ किसकी है? नेपाल की है। कोसी, गंडक,
कर्णाली और काली। कोसी, गंडक, कर्णाली और काली, ये सब नदियाँ कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है। नेपाल की कर्णाली नदी जो है और काली, ये जब इंडिया में प्रवेश करती है तो उसको हम घाघरा कहते हैं और शारदा कहते हैं। घाघरा और शारदा कहते हैं। शारदा नदी का नाम आगे नहीं जाता, लेकिन जब घाघरा और शारदा यहाँ पे कर्णाली में मिलती है तो उस नदी को हम का जो नया नाम होता है वो क्या होता है? घाघरा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। घाघरा नदी जो है वो गंगा नदी में कहाँ मिलती है? छपरा में मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार में गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? घाघरा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसका उद्गम अगर बात करो तो वो कहाँ से आती है? नेपाल के तरफ से आती है। उसके बाद छपरा के बाद आता है पटना। पटना में सोन नदी जो है वो आकर पटना में मिलती है। बिहार की राजधानी पटना है। जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पर है, वैसे ही पटना जो है गंगा नदी के तट पर है, परंतु जहाँ पर सोन नदी गंगा के साथ मिलती है तो वहीं इसकी राजधानी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही सोन नदी जो है गंगा नदी में दाएं तरफ से आती है और सीधा गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी की कोई सहायक नदी नहीं है। और साथ ही ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश प्लस उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के बाउंड्री पे है, ठीक है ना। तो उत्तराखंड नहीं होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ छत्तीसगढ़ होना चाहिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है अमरकंटक की पहाड़ी। एक हम माउंटेन का वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अमरकंटक पहाड़ी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, जहाँ से सोन नदी निकलती है और पटना में मिल जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दाईं ओर से आती है, पटना में मिलती है। अगर आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उत्तर प्रदेश वाले में ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद आगे आते हैं सोनपुर। ये भी आपका बिहार में ही आता है, जिसमें गंडक नदी जो कि नेपाल से आती है और सीधा सोनपुर में आकर बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद कोसी नदी है, जिसको सैरो ऑफ बिहार कहते हैं, यानी बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। और ये नदी जो है कुर्सेला में आकर, बिहार में कुर्सेला एक जगह है, वहाँ पे गंगा नदी से आकर मिल जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जो कि नेपाल से निकलती है और गंगा नदी में कुर्सेला में आकर मिल जाती है। ये नदियाँ अपना रास्ता जो है काफ़ी बदलती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। साथ ही जो कोसी नदी है वो गंगा नदी में बाईं तरफ से आती है, बाईं तरफ से। इसके आगे यहाँ बिहार कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा एरिया यहाँ पे झारखंड का आता है और उसके बाद फिर शुरू होता है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे जो पानी आता है महानंदा का और गंगा का, महानंदा और गंगा का जो मिक्सअप पॉइंट है वो वहाँ पे क्या है? फरक्का बैराज है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और महानंदा में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? दार्जिलिंग की पहाड़ी से, दार्जिलिंग की पहाड़ी से। फरक्का बैराज से ही मतलब नदी जो है वो दो मुहाने में, दो धारों में बट जाता है। एक तो है पद्मा नदी, पद्मा नदी जो कि बांग्लादेश में कहा जाता है, पढ़े हैं कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो पद्मा नदी कहा जाता है। यही पद्मा नदी है। और साथ ही दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है? हुगली नदी। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है? गंगा नदी को हुगली नदी कहा जाता है। तो यही यहाँ पे बट जाता है। साथ ही हुगली नदी में एक दामोदर नदी जो कि झारखंड से आता हुआ इसमें मिल जाता है। दामोदर नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दामोदर नदी को ये पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, जिस प्रकार कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे क्या हो जाता है? हुगली की सहायक नदी है। और साथ ही पश्चिम बंगाल जो है किस नदी के तट पर है? तो वो है हुगली नदी के तट पर। तो ये जो पूरा नदी तंत्र है यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं समझने में दिक्कत हुआ होगा तो एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा, नहीं तो अगर आप खुद से बनाने का ट्राई करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं पद्मा, मेघना और जमुना। पद्मा तो हमने देख लिया कि ये जो फोटो है वो इसका है वेस्ट बंगाल जो है, सॉरी बांग्लादेश जो है उसका फोटो है ये, जिसमें पद्मा ये गंगा नदी हो गया। जमुना होता है ब्रह्मपुत्र का जो नाम है, वहाँ पे इसको जमुना कहा गया। और ये एक नदी बांग्लादेश से ही आता है, तो वो सब जब मिल जाता है तो वो क्या बनाता है? मेघना नदी बनाता है। और ये सब जब बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो वहाँ बनता है सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो यहाँ पे ये तीन नदी आपको याद रखना है, पद्मा, जमुना और मेघना। साथ ही सबका नाम कि गंगा नदी को यहाँ पे हम पद्मा कह दिए हैं,
ब्रह्मपुत्र नदी को हमने यहाँ पे जमुना कहा है और मेघना तो मेघना ही है। अब हम बात करते हैं सुंदरवन डेल्टा। इसका नाम सुंदरवन डेल्टा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक सुंदरी नाम का पेड़ होता है जो कि काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए सुंदरवन का डेल्टा इसे कहा जाता है उस नाम के पेड़ के कारण। अब डेल्टा क्या होता है, ये टर्म मैंने थोड़ा बहुत इसे पिछले वाले वीडियो में समझाया था, पर इसमें समझिए कि इसमें मेनली क्या होता है कि जो भी नदियाँ पहाड़ से तरफ से आती है तो वो अपने साथ क्या होता है, मिट्टी भी बहा कर लाती है। तो यहाँ पर वो मिट्टी का क्या होता है, छोटा छोटा वो टीला बना देता है, टापू जैसा बना देता है, ठीक ना, आइलैंड जैसा। तो वही क्या होता है, द्वीप की तरह बनाते, सॉरी आइलैंड नहीं, द्वीप की तरह बना देता है और वो क्या होता है, डेल्टा बन जाता है। मुख्यतः जो डेल्टा होता है उसका आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। और ये डेल्टा कहाँ बनेगा, तो जाहिर सी बात है जहाँ नदियों का मुख होगा, समुद्र से जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे वो क्या बनता है, डेल्टा का निर्माण करता है। साथ ही मिट्टी के साथ अपने कुछ वो अवसाद भी लाएगा, जैसे पेड़ पौधे, कंकर पत्थर सब कुछ लाएगा, पर संभवतः जो पहाड़ी क्षेत्र से आती है वो अपने साथ मिट्टी का बुराद लेके आता है, वो मिट्टी के बालू कह सकते हो, वो लेकर वो अपने साथ आता है। तो ये आपका सुंदरवन का डेल्टा हो गया। ये कहाँ पर है, तो ये बांग्लादेश में है और थोड़ा एरिया उसका पश्चिम बंगाल में भी आता है। तो हमने जो पढ़ा है उसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, 10-11 उसको हम यहाँ पे लिख लिए हैं, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको भी हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो पहला है अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं। तो स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को हम क्या कहते हैं, गंगा, गंगा कहते हैं। गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, रामगंगा, रामगंगा, जो कि उत्तराखंड से निकलती थी और उत्तर प्रदेश में जाकर मिल जाती थी। उस जगह का नाम क्या था, कन्नौज, याद होगा। गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है, गंगा की आखिरी सहायक नदी है महानंदा, महानंदा जो दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती थी, सारा आपको याद होना चाहिए, दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती थी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना, जो कहाँ से निकलती थी, यमुना हिमानी से निकलती थी। हिमानी का मतलब ग्लेशियर होता है, हिंदी में उसको हम हिमानी कहते हैं, और वो जगह कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से, हरिद्वार आपको उत्तराखंड में ही मिलेगा, वहीं पे वो मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, पटना, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और पटना। यहाँ पे आपको एक प्रश्न हमको बताना है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है वो कौन से नदी के तट पर बसा है, ये आप हम मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में। हुबली नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो कोलकाता जो है वो हुबली नदी के तट पर बसा हुआ है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। मेघना, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है उसे हम क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। यहाँ पे आप देखे होंगे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये आपका ब्रह्मपुत्र है और ये आपका गंगा है, ये क्या होता है, मेघना के नाम से आता है। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, क्योंकि वो अपना रास्ता काफ़ी अधिक बदलता है। वहीं बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। कोसी जो है वो नेपाल से निकलती है और दामोदर नदी झारखंड से निकलता है। गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग में है वो है आपका गोमती। गोमती निकलती कहाँ से है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश से, पीलीभीत उत्तर प्रदेश से। उस झील का नाम क्या है, फुलहर झील, फुलहर झील। अब आगे हमने कुछ प्रश्न लिया है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सारे प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि हमसे मेरे आंसर कहने से पहले आप उसका आंसर कह पाओ। पहला प्रश्न है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो गंगा नदी टोटल 5 राज्यों से होकर गुजर रही थी। कौन कौन सा राज्य था, उत्तराखंड, उसके बाद कौन सा था, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा कि उससे होकर नहीं गुजरती है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है, कालिंदी नदी, यमुना का दूसरा नाम जो था वो क्या था, कालिंदी नदी। यमुना का दूसरा नाम क्या था, कालिंदी नदी। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, केन नदी किसकी सहायक नदी है। तो केन किसका था, यमुना का था। केन, बेतवा, चंबल, ये सब याद किए हैं ना, पीछे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो केन, बेतवा और चंबल, यानी केवीसी खेलो और यमुना पे जीत जाओ, ठीक ना। केवीसी कौन बनेगा करोड़पति, केन,
बेतवा और चंबल, ऐसे याद कर लो। ये यमुना की क्या है, सहायक नदियां हैं। उसके बाद है हमारा गंगा में मिलने वाली नदी किसका उद्गम अमरकंटक है। गंगा में मिलने वाली नदी जिसका जो अमरकंटक से मिलनी वो निकलता है। तो ये हो जाएगा सोन नदी, जो पटना में आकर मिलती है। गंगा नदी की सहायक नदी है सोन, जो कि पटना में आकर मिलती है। ये कहाँ से निकलता है, अमरकंटक से, जो मैंने कहा भी था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाउंड्री पे है। उसके बाद आते हैं अलकनंदा और धौली गंगा का संगम क्या है। तो मैंने कहा था कि विष्णु भगवान के धूल से निकला था, पाँव के धूल से निकला था, तो विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। ऑप्शन नंबर ए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। तो यमुना नदी में नहीं मिलती। यमुना की 3 सहायक नदी मैंने क्या कहा, KBC, केन, बेतवा, चंबल, केन, बेतवा, चंबल। तो सोन यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, जो कि नहीं मिलती है। अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसका संगम रुद्रप्रयाग में होता है। तो रुद्रप्रयाग मैंने कहा था शंकर भगवान का ही दूसरा नाम है, और शंकर भगवान ने क्या था, गंगा नदी को मंद कर दिया था, अपनी जटा में लेकर गंगा नदी को मंद कर दिया था। तो मंदाकिनी, मंदाकिनी। ऑप्शन नंबर बी। देखो आप ऐसे पढ़ोगे लंबे समय तक याद रहेगा, इसलिए ध्यान से पढ़ना, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और कहीं कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत आ रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि हम आगे उसको सुधार कर पाए। दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी जो है, ये मैं बताना भूल गया, ये निकलती है झारखंड के छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर पठार से, जो कि हुबली की सहायक नदी थी, जो कि हुबली की सहायक नदी थी। छोटा नागपुर पठार से निकलता है ये दामोदर नदी। आगे आपका बंगाल का शोक, बंगाल का शोक कौन है, दामोदर नदी, और बिहार का शोक कौन सा है, कोसी नदी। बंगाल का शोक दामोदर और बिहार का शोक कोसी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। यमुना 1350 याद रखो, या 1380 अगर याद रह जाए तो याद रख लो, इतना किलोमीटर लंबा है। यमुना नदी का अन्य नाम कौन सा है। यमुना का अन्य नाम कौन सा है, कालिंदी, यानी KBC है ना उसका सहायक नदी, तो उसका भी नाम क्या होगा, ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए उसका नाम क्या है, कालिंदी। गंगा नदी किस क्षेत्र से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी जो है किस क्षेत्र से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से। पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो क्या था, हरिद्वार ही था, जहां से वो प्रवेश कर रही थी मैदानी भाग में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही होगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में हम पद्मा कहते हैं, पद्मा। और ब्रह्मपुत्र को हम क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं, जमुना। तो आई थिंक आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, को काफी अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, साथ ही इसके संबंधित जिससे आपका सही से रिवीजन आते हैं। इसके बाद आपको भी हमने काफी अच्छे से कवर कर लिया था। तो अगर आप जो नदियां हैं देखे होंगे, दक्षिण भारत की काफी अच्छा रहने वाला है आपके लिए, उसको हम पूरा अभी हम पढ़ने वाले हैं, ताकि आपका नदी तंत्र जो है 3 वीडियो से पूरा कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ हम सेशन को एंड करते हैं। पर उससे अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नदियां से नहीं पसंद आया हो, देखते हैं आप इसका आंसर दे पाते हैं, कारण जरूर बताना, ताकि वीडियो को द्वीपीय नदियां और PDF जो है कुछ दिनों के बाद आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। बस आप लोग का सपोर्ट कीजिए, भारत के शेयर वेयर जरूर से होकर गुजरती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कौन सी नदियां प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो 2 बार काटती है। आपके लिए ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, माही या कृष्णा। सही आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, नहीं तो लास्ट में तो हम बताएंगे ही, वीडियो में आपको खुद पता चल जाएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे टॉपिक वाइज काफ़ी विस्तृत जानकारी आपको दिया जाएगा, साथ ही इसका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, नहीं तो टायरलेस सर्च कीजिएगा, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। साथ ही इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ जाना। कोई अगर क्वेरी हो या चाहते हो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एक बार फिर से जान लेते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियाँ होता क्या है, ठीक ना, और हिमालयन नदियाँ क्या होता है। ये आपको भारत का मैप दिख रहा होगा, इसको हम बीच से, जैसे कर्क रेखा है ना, वहीं से इसको डिवाइड करते हैं। तो जो ऊपर का रीजन है नॉर्थ साइड, उसमें जो भी नदियां हैं मुख्यतः उसका सोर्स क्या है, हिमालय है, इसलिए उसको हिमालयन नदियां कहा जाता है। ये जो है उद्गम इसका हिमालय से होता है, और इसमें हमेशा क्या होता है, पानी होता है, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर पिघलता है और साथ ही स्वच्छ पानी रहता है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। अभी हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय क्या होता है, तो एक ऐसा भूखंड जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। ओके, अगर कोई प्रायद्वीप के है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, और एक तरफ से क्या हो, जो मुख्य भूमि है, जो मुख्य लैंड है, उससे जुड़ा हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। वही एक टर्म आता है खाड़ी का। खाड़ी क्या होता है कि समुद्र का पानी मुख्य भूमि के अंदर बहुत दूर तक आ जाए। ओके,
इससे जो संरचना क्रिएट होता है, या फिर आप यूँ कह सकते हो कि नदी के द्वारा जो बहा के मिट्टी लाया जाता है, उससे अगर समुद्र में एक टापू जैसा बन जाए, ठीक ना, इस टाइप का, तो वो क्या होता है, खाड़ी होता है। तो दोनों में डिफरेंस काफ़ी अधिक होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ, मतलब ये जो पूरा पार्ट है ये आपको प्रायद्वीप की तरह दिख रहा है, तो इसके बीच में जो नदियाँ हैं उसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। इस नदियों में खास बात क्या होता है, तो ये मौसमी होता है, मतलब वर्षा के टाइम में इसमें आपको अधिक पानी देखने को मिलेगा, गर्मी के टाइम में क्या होगा, कम पानी देखने को मिलेगा। इसकी जलधाराएं क्या होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है गर्मी के टाइम में। ओके, तो आप इसको कह सकते हो कि प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती है, मौसमी होती है। साथ ही जो नॉर्थ ईस्ट का होता है, हिमालयन नदियाँ एवरग्रीन होती है। एवरग्रीन, इस टर्म को थोड़ा याद रखिएगा, ये कई बार प्रश्न आ चुका है। अब हम लोग ये समझ गए। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म और आपको समझना चाहिए, द्वीप क्या होता है। ये तो ने प्रायद्वीप पढ़ लिया, एक टर्म होता है द्वीप। द्वीप वो होता है जिसके चारों साइड पानी घिरा हो, ठीक ना, जिसके चारों साइड पानी हो उसको हम कहते हैं द्वीप। 3 साइड पानी हो उसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। क्लियर। अब जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं या जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो होगा अरब सागर का और दूसरा क्या होगा, बंगाल की खाड़ी साइड का। ये क्या होता है, जैसे अगर आप ये मैप देखो, इसको थोड़ा इरेज करें, हाँ, इस मैप को अगर देखें तो इस साइड जो है वो है अरब की खाड़ी, अरब सागर जिसे कहते हैं, और इस तरफ क्या है, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। तो इस तरफ जो नदियाँ गिरेगी इसको हम कहेंगे बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, और इसे कहेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदी। एक टर्म और, बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती है वो बनाती है डेल्टा। डेल्टा, ओके, और जो अरब सागर में गिरती है वो बनाती है एस्चुरी। क्लियर। तो ये टर्म थोड़ा आप याद रखिएगा। साथ ही एक चीज़ और, जैसे जहाँ नदियाँ गिरती है, जैसे बे ऑफ बंगाल में गिरी तो इसका मुख ये हुआ, जहाँ पे गिर रही है ना वो मुख हुआ, जहाँ से ओरिजिन पॉइंट हुआ वो मुख नहीं होता। तो जैसे अगर इधर मुख हुआ, इसका इधर मुख हुआ, तो दायां साइड कौन हुआ, ये हुआ, और बायां साइड ये हुआ। क्लियर। जैसे प्रश्न आ गया था अभी, एक एसएससी एलडीसी का एग्जाम था, उसमें पूछा गया था कि गंगा नदी के दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन सी है, सहायक नदियाँ, तो आपको सोन पे टिक करना था। तो ऐसे प्रश्न कई सारे आते हैं। गंगा नदी सिस्टम को काफ़ी अच्छे से हमने कवर किया हुआ था, अगर आप नहीं देखे होगे तो उसको देख लेना, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, सोन नदी क्या है, दाएं साइड से मिल रहा है, ये सब नदी जो है ना वो दाएं साइड से मिल रही है। ऊपर वाली सारी नदियाँ क्या है, बाएं साइड से मिल रही है। अब आते हैं अरब सागर की नदियाँ। पहले हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी वाली नदी, क्योंकि इससे आपके अधिक प्रश्न आते हैं। तो इसमें कौन कौन सी नदी है, एक लाइन से कोशिश कीजिए याद करने का। ये तो इधर आपका हुबली हो गया, हुबली गिरता है। स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्रह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बेंगई और ताम्रपर्णी, ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। रिपीट करते हैं, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्रह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बेंगाई और ताम्रपर्णी, ये सब नदियाँ जो है बे ऑफ बंगाल में गिरती है। यहाँ पे आपके जो प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं वो आपको मिलेगा कृष्णा नदी, कावेरी नदी, इधर आपका हुबली से थोड़ा बहुत प्रश्न आएगा, उसकी सहायक नदी दामोदर से एक प्रश्न आ जाएगा, महानदी, गोदावरी, ये सब जो है इस सब से आपको अधिक प्रश्न आएगा। तो इसको हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, और सबका जो मेन प्रश्न आता है कि कहाँ से निकलती है, कुछ कुछ विशेषता किन राज्यों से गुजरती है, तो ये सब पे ध्यान देंगे। एक चीज़ तो टर्म सबका क्लियर है कि ये सारी नदियाँ गिरती कहाँ पे है, तो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वहीं अगर अरब सागर की बात करें तो इसमें साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपूजा। फिर से रिपीट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं नाम लिखना भूल गया सबका। देखो, साबरमती, माही, जो पीडीएफ होगा ना उसमें मैं लिख दूंगा, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपूजा। यहाँ पे जो माही रिवर है, माही, वही कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। माही कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। ये जो नदी है, ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाली नदी, यही है माही, ठीक ना। यहाँ पे एक थोड़ा सा टर्म है इसका, तो ये कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दामोदर नदी से। ओके, देखो दामोदर नदी जो है हुबली में आकर मिल जाती है। दामोदर नदी हुबली में आकर मिलती है और फिर ये बांग्लादेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये निकलती कहाँ से है, छोटा नागपुर से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर, झारखंड से। यहाँ पे आपको रिवर दिखा रहे हैं हम, दामोदर
स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी। ऊपर की जो 3 नदियां हैं ये निकलती है कहाँ से? झारखंड से। बीच में आपको वैतरणी जो दिख रहा है ये निकल जाते हैं ओडिशा से ही। ओके, तो ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा और दामोदर ये कहाँ से निकलेगा? झारखंड से निकलता है। तो ये छोटा नागपुर से निकलेगा, झारखंड से निकलते हुए पश्चिम बंगाल में जाता है और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। इसकी विशेषता क्या है? तो दामोदर नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुबली नदी में जाकर मिल जाती है। एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है कि हुबली की सहायक नदी कौन सी है? तो दामोदर। हुबली की सहायक नदी दामोदर है। हुबली के बारे में मैंने बताया हुआ था कि फरक्का बैराज जो है, जहाँ से महानंदा और गंगा दोनों मिलती है, फरक्का बैराज वहीं से ये हुबली नदी निकलती है। हुबली नदी की सहायक नदियों की बात करें, पद्मा नदी भी उसी का है और दामोदर नदी भी उसी का है। तो ये हुबली है। ओके, तो यहीं से आगे हम पढ़ रहे हैं अभी। उसके बाद दूसरा, ये दामोदर हमारा हो गया। अब आते हैं स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी ये आपको दिखेगा कि ये भी निकलता है झारखंड से, फिर यहाँ पे ओडिशा होते हुए पश्चिम बंगाल में जाता है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। ये आपको दिख रहा होगा स्वर्ण रेखा नदी। ये भी क्या होता है? झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। ये निकलता कहाँ से होगा? तो झारखंड से ही। स्टार्टिंग पॉइंट इसका यही है स्वर्ण रेखा नदी का। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि 3 नदियाँ दामोदर, स्वर्ण रेखा और ब्राह्मणी कहाँ से निकलती है? झारखंड से, याद रखिएगा। फिर है वैतरणी नदी। ये निकलता है क्योंझर पठार ओडिशा से। ये छोटी नदी है थोड़ी, वैतरणी जो है थोड़ी छोटी नदी है। ये आपको ओडिशा से ही निकलता हुआ प्रतीत होगा और ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। इसका काफ़ी छोटा मुहाना है, ओडिशा से निकलता है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। अब आते हैं ब्राह्मणी नदी पे। ये थोड़ी बड़ी नदी है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी क्या होता है कि आपको मिलेगा उड़ीसा में राउरकेला। राउरकेला से आगे ब्राह्मणी नदी का वो हो जाता है। उससे पहले शंख नदी जो कि झारखंड से है और कोयल नदी, ये दोनों आके मिलती है राउरकेला में और वहाँ से जो ब्राह्मणी नदी है वो फिर निकलती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो झारखंड से आने वाली 2 नदियाँ शंख और कोयल, ये दोनों नदियाँ कहाँ से निकलती है? झारखंड से निकलती है और ये उड़ीसा के राउरकेला में मिल जाती है और वहीं पे ब्राह्मणी नदी कहलाती है। तो अगर सेपरेटली प्रश्न आए कि ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो शंख नदी और कोयल नदी कह सकते हो, ठीक ना। राउरकेला उड़ीसा में, ये आपको पता है वो किन नदियों का संगम है? तो शंख नदी और कोयल नदी का। ओके, वैतरणी नदी के पास बंगाल की खाड़ी में ये जाकर मिल जाती है। यहाँ पे वैतरणी नदी उसी के पास पड़ता है, वहाँ पे वो आकर क्या होता है, वैतरणी नदी हम पढ़े हुए थे, ये वहीं पे आकर क्या होता है, दोनों एक ही जगह पे है, वो बंगाल की खाड़ी में आकर मिल जाता है। इसके बाद हमारा है महानदी, जिससे कई सारे प्रश्न आते हैं। महानदी ये, ओके, तो ये सिंघवा पठारी छत्तीसगढ़ से निकलता है। महानदी कहाँ से निकलता है? सिंघवा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। रिपीट करते हैं, छत्तीसगढ़, ये पूछ ले किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो छत्तीसगढ़ से होते हुए छत्तीसगढ़ से निकलते हुए थोड़ा मतलब ये उड़ीसा में जाता है और फिर ये बे ऑफ बंगाल में आ जाता है। इस पर एक कौन सा हीराकुंड, हीराकुंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड डैम जो है वो महानदी पर है। ओके, उड़ीसा के कटक शहर में यह नदी डेल्टा बनाती है। जो महानदी है वो डेल्टा कहाँ बनाती है? उड़ीसा के कटक शहर में। मतलब कटक शहर जो है किस नदी के तट पर हो गया? तो महानदी के तट पर, महानदी के तट पर। साथ ही तेल नदी और जौक नदी इसकी सहायक नदी है। मतलब अगर हम बना दें इसको, तेल नदी और दूसरा जौक नदी क्या है? इसकी सहायक नदियाँ, इसकी महानदी की सहायक नदियाँ हैं। ओके, ऐसा आप कर सकते हो। इसके बाद आते हैं गोदावरी। गोदावरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। अगर आप इस मैप में देखो तो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और साथ ही इसकी ढेर सारी सहायक नदियां हैं। पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सवड़ी, मंजीरा। एक इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है इसमें, वो है मंजीरा। ओके, तो इनकी सहायक नदियाँ याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये महाराष्ट्र से निकलती हुई ओडिशा में जाती है, फिर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में जाती है। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। रिपीट करता हूँ, या तो प्रश्न होगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। जिसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा है, 2525 किलोमीटर, याद होना चाहिए। साथ ही ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी, माफ कीजिएगा, सबसे लंबी नदी है। इसे कई नाम से जानते हैं। एक बृहद गंगा कहते हैं, बूढ़ी गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न काफ़ी रिपीट होता है कि किसे दक्षिण भारत का गंगा कहते हैं, तो वो है गोदावरी नदी। साथ ही नासिक जो है, नासिक
जो प्याज के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, संतरे के लिए प्रसिद्ध है, तो वह आपको गोदावरी नदी के तट पर मिलेगा। नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर मिलेगा। ओके, आई थिंक ये सारा क्लियर हो गया होगा। रिपीट कर लेते हैं। गोदावरी कितने स्टेट में है? तो महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और फिर बंगाल की खाड़ी। मतलब टोटल ये 5 स्टेट से होकर गुजरती है। अब आते हैं कृष्णा नदी पर। अच्छा, गंगा नदी कितने स्टेट से गुजरती है? तो वो भी 5 स्टेट से ही गुजरती है और 2 कंट्रीज से। ओके, चलिए कृष्णा नदी पे आते हैं। कृष्णा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो उद्गम है वो महाबलेश्वर से होता है। उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर जो कि महाराष्ट्र में है। इसका बहाव क्षेत्र की बात करें तो ये महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी। मतलब जो भी स्टेट दामोदर नदी के पास है वो सारा है इसमें। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ को हटा दो, ठीक ना, मतलब थोड़ा अलग हो जाता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और फिर ये बंगाल की खाड़ी, 4 स्टेट है इसके पास। इसकी विशेषता क्या है? यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। रिपीट करता हूँ, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सा हो गया? दामोदर। दूसरा हो गया कृष्णा। ओके, कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है। कोयना नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी, आगे पढ़ेंगे, उसको महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है। हैदराबाद कहाँ पे है? मूसी नदी के तट पर है। ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। रिपीट कर लो, यहाँ पे देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये कृष्णा नदी मेन है। इसकी सहायक नदियाँ बाईं तरफ से ये त्र्यंबकेश्वर है और इधर मूसी है। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भीमा होना चाहिए, भीमा, ठीक ना, सही कर लीजिएगा इसको। ये भीमा नदी है यहाँ पे। ओके, तो जो बाईं साइड से नदियाँ हैं वो हैं भीमा और मूसी, जबकि दाईं साइड से यही कोयना है, महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। फिर घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा मिलकर तुंगभद्रा नदी बनाती है। तो ये सब इसकी जो कृष्णा है उसकी सहायक नदियाँ हैं। ओके, तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास से डेल्टा बनाती है। मतलब विजयवाड़ा जो है किस नदी के तट पर होगा? कृष्णा नदी के तट पर होगा। अब पेनार नदी एक छोटा सा नदी है, कर्नाटक के कोलार से निकलती है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पेनार नदी है। इसके बाद कावेरी नदी। कावेरी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कावेरी नदी है। कावेरी, कृष्णा, पेन्नार के बाद कावेरी। एक लाइन से हम सारा पढ़ रहे हैं ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। इसका उद्गम जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से होता है और ये कर्नाटक, फिर तमिलनाडु और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगर बात करें इसकी विशेषता की, विशेषता से हमेशा प्रश्न आएगा। साथ ही उद्गम और बहाव किन किन राज्यों के बीच है वो भी प्रश्न आएगा, क्योंकि कावेरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है, यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसमें पूरे वर्ष भर पानी रहता है, इसीलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। याद रखिएगा, दक्षिण भारत का गंगा आपको गोदावरी पे टिक करना है, लेकिन गोदावरी ऑप्शन में नहीं हो तब कावेरी पे टिक करना है। ओके, जो बेंगई नदी है वो तमिलनाडु, मतलब जो नीचे बेंगई और ये ताम्रप्रभा है, तो बेंगई नदी तमिलनाडु से निकलते हुए पाक की खाड़ी, मदुरई शहर बेंगई नदी के तट पर है। यहाँ से हमको रिपीट करना चाहिए था। मदुरई शहर जो है तमिलनाडु का वो बेंगई नदी के तट पर है। साथ ही तमिलनाडु जो है पाक की खाड़ी में गिरता है, जो श्रीलंका और इंडिया का बाउंड्री है, पाक की खाड़ी। ताम्रपर्णी नदी ये तमिलनाडु से मन्नार की खाड़ी में गिरता है, तमिलनाडु से निकलता है और मन्नार की खाड़ी में गिरता है। ये आपका हो गया पूरा कंप्लीट जो बे ऑफ बंगाल में गिरता है, ठीक ना, बंगाल की खाड़ी में। अब है अरब सागर में गिरने वाली नदी। कौन कौन सी नदी देख लो, इधर आपका नीचे से देखते हैं, भरतपूजा, पेरियार, गंगा वैली, शरावती। शरावती को साबरमती से कंफ्यूज नहीं कर लेना, ये शरावती है, ये साबरमती है। फिर है जुआड़ी, मंडावी, आगे है ताप्ती, नर्मदा, माही और लूनी। ओके, तो लूनी नदी पहला है। इसका उद्गम जो है वो अरावली पहाड़ी से निकलती है, अजमेर राजस्थान से, और इसका बहाव क्षेत्र जो है ना वो अरब सागर में नहीं गिरती, वो विलुप्त हो जाती है, मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है। तो राजस्थान, गुजरात, कच्छ में, मतलब राजस्थान से निकलती है और गुजरात के कच्छ के रन में वो विलुप्त हो जाती है। इसकी विशेषता क्या है कि यह नदी गुजरात के कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने के कारण इसे मरुस्थलीय नदी भी कहा जाता है, लूनी नदी को। फिर है साबरमती नदी। इसका उद्गम उदयपुर जिले के अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि राजस्थान में है वहाँ से निकलता है, साबरमती नदी। बहाव क्षेत्र की बात करें तो ये राजस्थान से निकलता है, फिर गुजरात होते हुए कंपत की खाड़ी है, यहाँ पे आकर गिर जाती है। विशेषता की बात करें तो अहमदाबाद और गांधीनगर जो है वो साबरमती नदी के तट पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद और गांधीनगर किस नदी के तट पर है?
साबरमती नदी के तट पर। फिर उसी के साथ एक आता है माही नदी। ये आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ से निकलता हुआ मिलेगा और ये राजस्थान गुजरात होते हुए खाम्भत की खाड़ी में गिरती है, खाम्भत की खाड़ी में गिरती है। विशेषता की बात करें तो ये माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यही आपसे प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार कट करती है, तो वो है माही नदी। क्लियर। आगे आते हैं नर्मदा नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो नर्मदा और तापी ये दोनों नदी, ये एक तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी में से आता है नर्मदा और तापी, और साथ ही ये जो है डेल्टा नहीं बनाता, डेल्टा नहीं बनाता, ये एस्चुरी बनाता है। तो सबसे प्रश्न यही आता है इसके बारे में, तो नर्मदा और ताप्ती याद रखिएगा। इसका उद्गम नर्मदा का अमरकंटक की पहाड़ी की पश्चिमी ढाल से होता है मध्य प्रदेश में, और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए खंभत की खाड़ी में गिर जाता है नर्मदा। ओके। अगर बात करें मध्य प्रदेश में 87% है, महाराष्ट्र में काफ़ी कम है 1.5, और गुजरात में 11.5% है। ओके। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा की बात करें, जीवन धारा या जीवन रेखा, तो वो है नर्मदा नदी। साथ ही यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी क्या होता है, काफ़ी आसान है। भ्रंश घाटी क्या होता है कि 2 लैंड है, 2 घाटी है, ठीक है ना, उसके बीच में कोई अगर बल लगे, या तो वो इधर खिसक सकता है, ये नीचे ऊपर हो सकता है, या इधर इधर हो सकता है, या ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ भी हो, घाटी जैसा बने भ्रंश के कारण, तो उसे हम भ्रंश घाटी कहते हैं। डिफिनेशन की बात करें तो भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब 2 भ्रंश रेखाएं के बीच चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर खिसक जाती है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ढाल जैसा बन जाएगा। और ये भूखंड हमेशा क्या होते हैं, विपरीत दिशा में खिसकाव होगा, तभी इसका निर्माण होगा। साथ ही जर्मन भाषा में जो भ्रंश है उसको ग्रावेन कहा जाता है। ग्रावेन याद रखिएगा, कभी कभी शब्द में ग्रावेन टर्म यूज किया जाता है। अब बात करते हैं नर्मदा की, तो ये ज्वारमुख मतलब एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। रिपीट करता हूँ, नर्मदा और तापी डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य बहती है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य ये नदियाँ बहती है। सतपुड़ा आपको इधर मिलेगा, विंध्य इधर मिलेगा, इसके बीच ये नदियाँ बहती है। साथ ही प्रश्न आता है कि तापी और नर्मदा के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो यहाँ पे आपको सतपुड़ा मिलेगा, मध्य प्रदेश वाला। ओके। नर्मदा और सोन ऐसी नदियां हैं जो एक ही स्थान यानी अमरकंटक से निकलती है और विपरीत दिशा में बहती है। अब सोन नदी मैंने दिखाया था कुछ देर पहले कि गंगा की इस साइड से सहायक नदी जो कि अमरकंटक से निकलती थी, और अमरकंटक से इस साइड सोन जाता है और इधर जो होता है वो नर्मदा निकल जाती है। क्लियर। मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर इसी नदी के तट पर है। जबलपुर जो है मध्य प्रदेश का काफ़ी फेमस है, वहाँ पे छावनी भी है, तो वो किस नदी के तट पर है, वो मिलेगा आपको नर्मदा नदी के तट पर। अब आते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलता है और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए खंभत की खाड़ी में गिर जाता है। इसकी विशेषता की बात करें तो ये भ्रंश घाटी से होकर बहता है। ये भी ज्वारमुख नदी यानी एस्चुरी बनाता है। और साथ ही सूरत की बात करें, जहाँ पे पहला ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, वो भी ताप्ती नदी के तट पर ही है, सूरत। अब आते हैं मांडवी नदी। अब सारी नदियाँ थोड़ी छोटी छोटी से हैं, ठीक ना। तो मांडवी नदी, इसका उद्गम कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान से होता है जो कि वेस्टर्न घाट में है। बहाव क्षेत्र इसका कर्नाटक, गोवा और अरब सागर में। अरब सागर मतलब गिर जाती है, कर्नाटक, गोवा, अरब सागर। गोवा की राजधानी पणजी जो है वो मांडवी नदी के तट पर है। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि गोवा की राजधानी मांडवी किस नदी, पणजी किस नदी के तट पर है, तो वो है मांडवी नदी के तट पर। फिर आता है जुआड़ी नदी। इसका बहाव क्षेत्र गोवा से निकलता है, अरब सागर में गिर जाता है। एकमात्र नदी है जो गोवा से निकलती है, वो है जुआड़ी नदी, ठीक है। मतलब गोवा जुए के लिए फेमस है, तो वहाँ से जुआड़ी नदी निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। इसके बाद सारावती नदी और गंगावेली नदी, ये दोनों आपको कर्नाटक से निकलती हुई प्रतीत होगी और ये अरब सागर में गिर जाए। गंगावेली नदी कर्नाटक से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। वही पेरियार, कई बार पूछा गया प्रश्न है, पेरियार नदी कहाँ पे, केरल से निकलती है, अरब सागर में गिर जाती है, पेरियार। भारत पूजा नदी, ये तमिलनाडु से निकलती है, फिर केरल होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो ये आपका पूरा नदी सिस्टम था। आपसे जो मैंने प्रश्न पूछा हुआ था, आई थिंक आपको उसका आंसर पता होगा कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन सी है, तो वो हो जाएगा आपका माही नदी। ओके। तो सेशन मेरे को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ हो, त्रुटि लगा हो, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कारण जरूर बताना ताकि वीडियो को इंप्रूव कर सके। साथ ही पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ कुछ दिन के बाद मिलेगा क्योंकि इसमें हमको थोड़ा बहुत सही करना होगा, ठीक ना। तो यह सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।